नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज जो है हम लोग जो हैं पूरा प्रीवियस ईयर जो है घटना चक्र का क्वेश्चन आज हम लोग जो है करने वाले हैं। इसमें देख सकते हैं जितना जो है मेन बीपीएससी एवं बीपीएससी टीचर भर्ती यूपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाया गया है। यह जो सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये आपको यूपीएससी, बीपीएससी एवं बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा एवं रेलवे, एसएससी इत्यादि के लिए, ईटीसी के लिए पूछे गए सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। पहला इसमें टॉपिक है जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित पहला नंबर है क्वेश्चन है। पहला नंबर जो पॉइंट है, इससे स्टार्टिंग जितने भी क्वेश्चन आएगा वो पहले आएगा यूरोपीय कंपनियों से आगमन से संबंधित। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है, इसमें जो है आपको जो है क्वेश्चन के साथ साथ उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। डिटेल उसका जितना भी वर्णन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, वो सारा का सारा इसमें दिया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वाइसराय भारत में कौन था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। अल्मीडा जो था, ऑप्शन नंबर सी अल्मीडा। इसका देखते हैं डिटेल विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, संक्षिप्त में दिया गया है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाल वाइसराय बनकर आया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर आया था। इसने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल नीति लागू किया था। फ्रांसिस्को ड अल्मीडा जो था वह हिंद महासागर में अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए, स्थापित करने के लिए उसने एक ब्लू वाटर पॉलिसी नीति को भी लागू किया था। और यह जो था अल्मीडा जो था वो पुर्तगाली का प्रथम वाइसराय था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं, यहाँ व्याख्या दिया गया है, संक्षिप्त व्याख्या भी दिया गया है कि पुर्तगालियों द्वारा हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट और डकैती के अड्डे के रूप में किया जाता था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट और डकैती के रूप में किया जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। संक्षिप्त में इसका विवरण दिया हुआ है कि जहांगीर के फरमान के बाद अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री लगाई थी। 1613 ईस्वी में सूरत में जो था जहांगीर से फरमान मिलने के बाद जो है अंग्रेज़ों ने 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना की थी। अंग्रेज़ों ने पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोली थी। सूरत से पहले जो है मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में एक जो है मसूलीपट्टनम में कंपनी लगाई थी जो कि अस्थायी था, जो कि सफल नहीं हो पाया था। तो उसके बाद सूरत में जो है 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से स्थापित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस बेस्ट ऑप्शन नंबर बी है। इसका संक्षिप्त देख सकते हैं, नीचे में संक्षिप्त वर्णन दिया गया है कि 1612 ईस्वी में कैप्टन थॉमस बेस्ट ने स्वाली सूरत के समीप, स्वाली जो था एक जगह था जो कि सूरत के समीप था, वहाँ पे जो है पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया था। पुर्तगालियों के जो नौसेना था उसको पराजित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया गया है, संक्षिप्त व्याख्या है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 के आसपास हुआ था। इस समय ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। इसी समय जो था ऑस्ट्रेलिया के युद्ध का विस्तार था। इसका तत्कालीन कारण कैप्टन कर्टिस बर्नेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना, जिसके कारण जो है ये जो हुआ था आपका लड़ाई हुआ था, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? 1760 का फ्रांसीसी
1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी के खिलाफ। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ कि जनवरी 1760 ईस्वी में बांडीबास के युद्ध में सर आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एवं काउंट डिलाली ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हराया था। फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो कर रहे थे वो कर रहे थे काउंट डिलाली, जबकि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कर रहा था सर आयरकुट कर रहा था बांडीबास के युद्ध में। इसमें जो है अंग्रेजी सेना का जीत हुआ था और फ्रांसीसी सेना का जो हुआ था वो बुरी तरह से हार हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोच्चतम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोच्चतम सोडा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ऑप्शन नंबर ए, बिहार है। व्याख्या देखते हैं। यूरोपीय व्यापारियों को सर्वोच्चतम गुणवत्ता वाले सोडा और अफीम बिहार के क्षेत्र से प्राप्त होता था। यूरोप व्यापारियों को सर्वोच्चतम गुणवत्ता वाले सोडा और अफीम जो है बिहार के क्षेत्रों से प्राप्त होता था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादक हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार जो था अंग्रेजी के शासनकाल में जो था अफीम उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बिहार क्षेत्र अफीम की खेती और उत्पादन का मुख्य केंद्र था। ब्रिटिश शासनकाल में बिहार का जो क्षेत्र था वो अफीम की खेती एवं सोडा उत्पादन के लिए प्रमुख क्षेत्र माना जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफीम। ऑप्शन नंबर बी, अफीम हो जाएगा। इसका देखिए व्याख्या पढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो था भारत में बिहार बंगाल से अफीम खरीद कर चीन निर्यात करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत के बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र से अफीम को खरीद कर चीन को निर्यात करता था और चीन से चाय व चीनी के मिट्टी के बर्तन को खरीद कर ब्रिटेन भेजता था। ये इसका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देख सकते हैं एक तरफ खोज करता है और दूसरी तरफ जो है उसके जन्म स्थान है। एक तरफ खोज करता है, दूसरी तरफ जन्म स्थान है। क्रिस्टोफस कोलंबस का जन्म जो है इटली में हुआ था। यानी 1 के 3 होना चाहिए। 1 के 3 जो है ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर उत्तर में भी नीचे उत्तर दिया हुआ है व्याख्या में। देखें इसी को पढ़ लेते हैं व्याख्या को। कह रहा है व्याख्या में है कि क्रिस्टोफस कोलंबस का जन्म इटली में हुआ था। क्रिस्टोफस कोलंबस जो था जिसका जन्म इटली में हुआ था और क्रिस्टोफस कोलंबस जो था वो अमेरिका को खोज किया था। अमेरिका के खोज किया था, जबकि वास्को डी गामा जो था वो भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था और कोलंबस जो है अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज किया था। अगला नंबर उसमें अगला है जैक्स कार्टियस जो था जिसका जन्म फ्रांस में हुआ था। जैक्स कार्टियस का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था, जबकि सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में जन्म हुआ था। यूनाइटेड किंगडम में जन्म हुआ था। फर्डिनेंड मैगलन जो है पुर्तगाल के नाविक था जो कि समुद्री मार्ग के द्वारा विश्व का चक्कर लगाया था मैगलन ने। अगला नंबर है भाग 2 में है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के संबंधित जो है ये 11 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। पहला 11 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? बक्सर की लड़ाई के बाद जो है किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद की संधि। संक्षिप्त व्याख्या है कि अक्टूबर 1764 ईस्वी को के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की गई थी। इलाहाबाद में 1764 युद्ध जो बक्सर के युद्ध हुआ था उसकी समाप्ति के बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद में 2 संधि होती है। एक संधि जो होता है अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दूसरा संधि होता है शाह आलम द्वितीय के साथ। एक जो होता है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को एक संधि होती है, जबकि दूसरी संधि जो होती है 16 अगस्त 1765 ईस्वी को होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है 12 है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा, मोहम्मद रजा खान को उप दीवान नियुक्त किया गया था।
जबकि बिहार का जो है, बिहार का उपदीवान जो सीताब राय को और ओडिशा प्रांत का जो है उपदीवान जो है दुर्लभ राय को जो है बनाया गया था। देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि, इलाहाबाद के जो 16 अगस्त 1765 ईस्वी की द्वितीय संधि हुआ था, संधि के बाद जो है कंपनी ने बंगाल जो कि पुराना मुर्शिदाबाद बंगाल में ही पड़ता था, के लिए मोहम्मद रजा खान को और बिहार के लिए राजा सीताब राय को उप दीवान नियुक्त किया था। जबकि ओडिशा के लिए जो है राय दुर्लभ को उप दीवान नियुक्त किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा की दीवानी प्रदान की थी। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा को दीवानी कब की दी थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 अगस्त 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की प्रथम संधि हुआ था, जिसके तहत जो शाह आलम द्वितीय ने जो है बिहार, बंगाल और ओडिशा की दीवानी दे दी थी। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया हुआ कि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी के तहत शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को 16 लाख वार्षिक के बदले कंपनी बंगाल, बिहार व ओडिशा की अस्थायी दीवानी सौंप दी थी कंपनी को, जिसके बदले अंग्रेजी कंपनी जो था शाह आलम द्वितीय को सालाना 26 लाख रुपया देता था। अगला नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन के बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी ड्यूअल सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर रॉबर्ट क्लाइव। इसका सही ऑप्शन होगा रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर इसमें सी है, रॉबर्ट क्लाइव। इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या संक्षिप्त व्याख्या, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया था, जिसके बाद में 1772 में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। द्वैध शासन को लगाया था रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में, जबकि 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बांटो और राज करो की नीति के माध्यम से। बांटो और राज करो की नीति के माध्यम से। इसका व्याख्या देखते हैं। संक्षिप्त व्याख्या दिया गया है। संक्षिप्त व्याख्या है, अंग्रेजों ने भारतीय समाज की धार्मिक और सामाजिक फूट का फायदा उठाते हुए फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल की नीति से लंबे समय तक राज किया था। भारत में भारतीय समाज की धार्मिक और सामाजिक फूट का फायदा उठाते हुए फूट डालो और राज करो की नीति के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत में करीबन 200 वर्षों तक राज किया था, शासन किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें देख सकते हैं कि भाग 3 में आ गए हैं। इसमें क्षेत्रीय राज मैसूर एवं पंजाब से संबंधित इसमें क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं। इसमें सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी। टीपू सुल्तान ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो इसका सही ऑप्शन नंबर है श्रीरंगपट्टनम में। संक्षिप्त व्याख्या है, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया, जहां उसने जैकोबियन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्षारोपण किया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी बनाई थी और टीपू सुल्तान ने ही जैकोबियन क्लब की स्थापना भी किया था और स्वतंत्रता का वृक्षारोपण भी किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलूर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस वर्ष टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 1779 में, 1779 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है 1779 ईस्वी। संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यानी दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी की समाप्ति के बाद 1780 से 84 ईस्वी के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद 1784 ईस्वी में मंगलूर की संधि हुई थी। मंगलूर की संधि जो है 1784 ईस्वी में दूसरे मैसूर युद्ध की समाप्ति के बाद हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, टीपू सुल्तान के साथ किया था। संक्षिप्त व्याख्या दिया गया है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी में 92 में अंत हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1790 से 92 ईस्वी के अंत में लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 ईस्वी में अंत होने के बाद
अंग्रेज़ों की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और टीपू सुल्तान के बीच जो है 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था तो शाहसूजा ऑप्शन नंबर ए सही है। संक्षिप्त याद, काबुल के अपदस्थ शासक शाहसूजा ने काबुल का राज पुनः प्राप्त करने में सहायता के बदले महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। कोहिनूर का हीरा जो है महाराणा रणजीत सिंह को भेंट किया था। काबुल का जो वहाँ का जो महाराजा था, वहाँ का जो अथी था, शासक था, उसने महाराणा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा जो है भेंट किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 1900 ईस्वी में। व्याख्या, वर्ष 1900 ईस्वी में पारित पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम द्वारा कृषकों की भूमि का गैर कृषकों को हस्तांतरण होने पर प्रतिबंध लगाया गया। संक्षिप्त में व्याख्या है कि वर्ष 1900 ईस्वी में पारित पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम द्वारा कृषकों की भूमि का गैर कृषकों को हस्तांतरित होने पर प्रतिबंध लगाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन 21 नंबर है कि पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी। पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इसका सही ऑप्शन नंबर बी 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था। व्याख्या, वर्ष 1909 ईस्वी में UN मुखर्जी और लाल चंद्र द्वारा पंजाब हिंदू महासभा का गठन किया गया था। 1909 ईस्वी में UN मुखर्जी और लाल चंद्र द्वारा पंजाब हिंदू महासभा का गठन किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर भाग 4 है, गवर्नर जनरल एवं वाइसराय से संबंधित है। 22 नंबर है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें जो है नहीं दिया हुआ था। व्याख्या है, 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो बारेन हेस्टिंग था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मियो को। संक्षिप्त व्याख्या, जून 1757 के प्लासी के युद्ध में जीत हासिल कर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने के कारण रॉबर्ट क्लाइव को संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है लॉर्ड क्लाइव को। जून 1757 ईस्वी का प्लासी के युद्ध के बाद में जीत हासिल करने के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी गई थी। 24 नंबर क्वेश्चन है कि द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है। फादर ऑफ डायरकी सिस्टम, भारत ऑफ डायरकी किसे माना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सर लियोन कार्टियस को कहा जाता है। व्याख्या, सर लियोनस कार्टियस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी में इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। लियोनस कार्टियस ने अपनी पुस्तक डायरकी में इसकी विस्तृत व्याख्या की थी। अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था, तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर सत्ता सीधे कंपनी के हाथों में ले ली थी। शासन को समाप्त कर सत्ता सीधे कंपनी के हाथों में ले ली थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो सही ऑप्शन नंबर बी कैप्टन सलीमैन के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देखते हैं, संक्षिप्त व्याख्या, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन विलियम हेनरी सलीमैन को ठगों का दमन करने हेतु नियुक्त किया गया था। 1830 ईस्वी के दशक तक ठगी प्रथा का अंत किया गया। 1830 ईस्वी के दशक तक ठगी प्रथा को समाप्त किया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है। भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे प्राप्त है, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी WH स्लीमैन को।
व्याख्या है ठगों के खिलाफ सैन्य अभियान और उनका पूर्ण दमन करने का मुख्य श्रेय कैप्टन W.H. स्लीमैन को दिया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। संक्षिप्त व्याख्या 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से थाने के बीच जो है पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। पहली बार रेलगाड़ी जो चलाई गई थी वह 34 किलोमीटर थे। मुंबई से थाने जो थी पहली बार 34 किलोमीटर जो है गाड़ी चलाया गया था। अगला नंबर 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो सही इसका देखते हैं ऑप्शन नंबर सभी दिया गया है कि सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण आयोग के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठन गिरोहों को दमन करना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 इसका तीनों हो जाएगा, 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर डी जो है डी ठगों के गिरोहों का इसने नहीं किया था, बल्कि अभी इसमें हम देखे थे पहला नंबर क्वेश्चन में, इससे पहले नंबर क्वेश्चन में कि ठगों का जो उन्मूलन जो किया था, ठगों का उन्मूलन जो है किया था, ठगों का उन्मूलन कौन किया था अभी देखे थे हम लोग पिछले क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। उसके बारे में डिस्कशन कर दिए हैं कि ठगों का उन्मूलन किसने किया था। तो ठगों का यहाँ पे दिया हुआ ठगों का उन्मूलन जो है W.H. स्लीमैन ने, ठगों का उन्मूलन जो है स्लीमैन ने किया था, ना कि यहाँ पे जो है विलियम बेंटिंक ने ठगों का उन्मूलन नहीं किया था। बाकी सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और धर्म परिवर्तन के कारण आयोग के प्रावधान को हटाना, ये तीनों काम जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, जबकि ठगों का उन्मूलन जो है सर स्लीमैन ने किया था। अगला नंबर को इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है व्याख्या में कि बेंटिंक ने सती प्रथा 1829 ईस्वी में ठगी प्रथा का अंत किया गया, सती प्रथा का अंत किया था, जबकि ठगी दमन का 1833 में चार्टर द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन 1833 चार्टर द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन का आधार रहा था। कथन 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 4 सही है। धर्म परिवर्तन 1850 में लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सही ऑप्शन में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। इसका व्याख्या है 1829 के नियम 17 द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। संक्षिप्त व्याख्या 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में भारत के पहले वाइसराय, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं पहले वाइसराय जो बने थे वो लॉर्ड कैनिंग बने थे। 1858 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में बने थे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक अग्रगामी नीति किस वाइसराय ने अपनाई थी? अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक अग्रगामी नीति किस वाइसराय ने अपनाया था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिटन। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया गया है कि 1776 ईस्वी में वाइसराय बनकर आए लॉर्ड लिटन ने कुशल आक्रमणीयता की नीति त्याग कर अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति अपनाई थी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, जबकि स्ट्रैची कमीशन से है, शस्त्र अधिनियम से संबंधित है और वर्नाकुलर एक्ट प्रेस से भी संबंधित है। संक्षिप्त में इल्बर्ट बिल विवाद जो है 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल से संबंधित है। लॉर्ड लिटन के बाद जो लॉर्ड रिपन ने आया था उसके काल से संबंधित है इल्बर्ट बिल। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है कि किस वाइसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? किस वाइसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। लॉर्ड मियो ने 1870 ईस्वी के संकल्प द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी और प्रांतीय सरकारों को विशेष बजट या वित्त का अधिकार दिया था लॉर्ड मियो ने। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि किसने सिंध पे जीत कर उसका अधिग्रहण किया था। निम्न में से किसी ने सिंध विजय करके उस पर अपना अधिग्रहण किया था। यहाँ पे जो दिया गया है एक गलत दिया हुआ है, किसने सिंध विजित नहीं है बल्कि विजय होगा, विजय कर उस पर अपना अधिग्रहण किया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नेपियर ने। व्याख्या देखते हैं 1843 यहाँ पे देखते हैं 1843 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरो के समय पर चार्ल्स नेपियर ने सिंध को जीवित कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था, को शामिल कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। 36 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है मैकडोनाल्ड, इसका सही हो जाएगा मैकडोनाल्ड जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा कम्युनल अवार्ड से, यानी ए के 2 से संबंधित हो जाएगा। ए के दो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर ए में। यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा ए के 2, बी के 3 हो जाएगा। बी जो है लिनलिथुओ जो है अगस्त प्रस्ताव से संबंधित, जबकि डलहौजी जो है द्वैध शासन डलहौजी जो है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ व्यक्तिगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ से संबंधित डलहौजी, जबकि जेम्स फोर्ड जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है जेम्स फोर्ड का संबंध जो है प्रांतों में द्वैध शासन 1919 से संबंधित है, प्रांतों में द्वैध शासन 1919 से। अगला नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ के तहत शामिल नहीं किया था। निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ के तहत शामिल नहीं किया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है जयपुर। संक्षिप्त व्याख्या देख सकते हैं। डलहौजी ने सतारा 1848 ईस्वी में, सबसे पहले डलहौजी ने जो हड़प नीति के तहत जो है सतारा को 1848 ईस्वी में हड़प किया था, जबकि जैतपुर एवं संभलपुर के 1849 में, जबकि झांसी को 1854 में, जबकि नागपुर को 1854 झांसी और नागपुर को 1854 में विलय किया था। जयपुर जो राजस्थान की वर्तमान में राजधानी है जयपुर है, ये जो है शामिल नहीं था, इसको अपने हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 38 नंबर के सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति रिंग्स फेंस पॉलिसी संबंधित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति संबंधित है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स से। व्याख्या देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग तथा बेलेजेली से संबंधित है, बेलेजेली और वारेन हेस्टिंग से संबंधित है, जिसके तहत कंपनी के राज्य के चारों ओर बफर स्टेट बनाए गए थे। बफर स्टेट जो कंपनी के चारों ओर बनाए गए थे। अगला नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड बेलेजेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था। लॉर्ड बेलेजेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेशवा बाजीराव प्रथम। संक्षिप्त व्याख्या। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि करके सहायक संधि स्वीकार की थी। 40 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन से कथन सही है। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में कौन से कथन सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 यानी चारों इसमें कथन जो दिया ऑप्शन जो दिया है सही है। पहला जो है वित्तीय विकेंद्रीकरण का यह पहला कदम था, ये सही है। दूसरा है प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासन करने का अधिकार, ये भी सही है। तीसरा नंबर है इसने असमानता सुधारने का प्रयास किया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 4 है कि प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करना। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। देख सकते हैं टिप्स दिया हुआ है। व्याख्या में संक्षिप्त व्याख्या कि लॉर्ड मेयो के 1870 के वित्तीय प्रस्ताव ने प्रांतीय स्वायत्तता और वित्तीय विकेंद्रीकरण की नींव रखी थी। कथन चारों सही है। अगला नंबर क्वेश्चन 41 नंबर है। निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में शामिल नहीं किया था।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में शामिल नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ग्वालियर। ग्वालियर संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं। ग्वालियर रियासत का अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था। ग्वालियर रियासत का अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय नहीं किया था, जबकि 1843 ईस्वी में सिंध को 1843 ईस्वी में, सतारा को 1849 ईस्वी में, जबकि अवध को 1856 ईस्वी में विलय किया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डिंग। व्याख्या है कि 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली दरबार के दौरान चांदनी चौक में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर रास बिहारी बोस की योजना के तहत बम फेंका गया था। अगला नंबर इसमें है, इसका अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के वायसराय के रूप में किसके शासनकाल में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? भारत के वायसराय के रूप में किसके शासनकाल में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा इरविन, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन नंबर बी सही है, लॉर्ड इरविन। संक्षिप्त व्याख्या 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। अगला नंबर क्वेश्चन है इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किसने की थी? इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। व्याख्या दिया गया है, व्याख्या 1901 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय राजाओं और सामंतों के पुत्रों को सैन्य शिक्षा देने के लिए इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन है। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या है कि अंतिम वायसराय एवं प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की सराहना करते हुए यह अभिवादन किया था। अगला नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? किस वायसराय के शासनकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद वफादार जमींदारों एवं शासकों की उपाधि देने का प्रचलन 1859 से 60 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय से शुरू हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 47 नंबर कि प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था? प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार संभाला था, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब भारत का प्रथम जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल जो बने थे और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे 1948 से 1950 तक। 48 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका व्याख्या देख सकते हैं, संक्षिप्त व्याख्या है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी बने थे। भाग 5 में है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 49 नंबर क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, आयातों को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली थी। व्याख्या देखते हैं, व्याख्या दिया गया है
संक्षिप्त व्याख्या। रेलवे का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं को भारत के आंतरिक हिस्सों तक पहुंचाना और कच्चे माल का निर्यात करना, जिससे भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों का पतन हुआ। अगला नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जो है किसके साथ किया गया था, तो सही ऑप्शन नंबर ए है, जमींदारों के साथ। जमींदारों के साथ ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बनाकर उनके साथ कर संग्रह का समझौता किया था। 51 नंबर क्वेश्चन है, किसने बंगाल की चिरस्थायी यानी अस्थायी कोई चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में जो है अस्थायी बंदोबस्त या चिरस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। व्याख्या है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार तथा ओडिशा और वाराणसी में अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, ओडिशा और वाराणसी के क्षेत्रों में लागू किया था। अगला है 52 नंबर क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू की गई थी, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी। इसका व्याख्या है, संक्षिप्त व्याख्या। 1792 ईस्वी में अलेक्जेंडर रीड एवं मुनरो द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में बारामहल जिले में प्रायोगिक तौर पर और 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो द्वारा पूरे मद्रास में इसे लागू किया गया था। 1792 ईस्वी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में बारामहल जिले में प्रयोग किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, और आगे चलकर 1820 ईस्वी में थॉमस मुनरो द्वारा इसे पूरे मद्रास में लागू किया गया था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था। मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया था, सही ऑप्शन नंबर बी, थॉमस मुनरो। मद्रास में थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसी का संक्षिप्त व्याख्या पहले दिया गया है। थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली लागू किया था। थॉमस मुनरो ने 1820 में मद्रास का गवर्नर जनरल बनने पर संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया था। 54 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो क्या था, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसका व्याख्या दिया गया है संक्षिप्त में कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों यानी किसानों को रैयत कहा जाता था और किसानों को सीधे भूस्वामी मानकर उनसे भू राजस्व वसूला जाता था। अगला नंबर 55 नंबर है, किस बंगाल या उत्तर पश्चिम प्रांत में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी। महालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ शुरू की गई थी, तो किस प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो सही ऑप्शन है होल्ट मैकेंजी। किसने बंगाल तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, होल्ट मैकेंजी। व्याख्या देखते हैं। 1822 ईस्वी में होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी प्रणाली की रूपरेखा तैयार की थी। 1822 में होल्ट मैकेंजी ने महालवाड़ी प्रणाली की रूपरेखा तैयार की, जिसमें पूरे गांव को ही महाल कहा जाता, महाल को कर भुगतान की इकाई माना गया था। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जमींदारों द्वारा कृषक को मांगे गए बेगार या अवैध उपकार को किस नाम से जाना जाता था। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से जाना जाता था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेथी सही है। इसका डिस्कशन देखते हैं संक्षिप्त में। जमींदारों द्वारा किसानों से बिना किसी मजदूरी या भुगतान के जबरन कराए जाने वाले काम को बेगाड़ी कहा जाता था। करने वाले काम को बेगाड़ी को बेथी भी कहा जाता था, बेगाड़ी या बेथी कहा जाता था। अगला नंबर है 57 नंबर क्वेश्चन है कि होम चार्जेस यानी गृह प्रभार या ब्रिटेन में भारतीय सरकारों के खर्चे में समाहित थे। होम चार्जेज जिसे गृह प्रभार कहते हैं, ब्रिटेन में भारतीय सरकारों के खर्चे में शामिल थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ब्रिटिश भारतीय अधिकारों की पेंशन, इंग्लैंड में खरीदे गए सैन्य एवं अन्न भंडार, रेलवे के
गारंटेड ब्याज उपयुक्त में से एक से अधिक डी। व्याख्या दिया गया है कि धन निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ के तहत होम चार्जेज में अधिकारियों की पेंशन, सैन्य सामग्रियां और रेलवे पर दिया जाने वाला गारंटीड ब्याज शामिल था। 58 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1818 ईस्वी में। संक्षिप्त व्याख्या है, भारत की पहली सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के पास फोर्ट गलस्टर में लगाई गई थी। हालांकि यह असफल रही थी। सफल मिल 1854 ईस्वी बम्बई में खोली गई थी। सफल मिल जो था, कपड़ा मिल जो था 1854 में बम्बई में खोला गया था, जबकि उससे पहले 1818 में कोलकाता में लगाया गया था, कोलकाता के फोर्ट गलस्टर के पास। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। कांग्रेस अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1856 में। व्याख्या देखिए दिया गया, संक्षिप्त व्याख्या है, दिसंबर 1856 में पुरानी बंदूक ब्राउन बैस की जगह न्यू एनफील्ड राइफल शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। यही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था, तत्कालीन कारण भी था। अगला नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर के 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से, ऑप्शन नंबर डी मेरठ। संक्षिप्त व्याख्या, 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की छावनी की तीसरी कैवलरी ने भारतीय सैनिकों के विद्रोह कर 1857 की क्रांति की बिगुल फूकी थी। अगला नंबर 61 नंबर क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण निम्न में से कौन सा नहीं था? ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण निम्न में से कौन नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। पहला जो था, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारों के प्रयास। दूसरा था, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश। भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, उपयुक्त में से एक से अधिक था। व्याख्या देखते हैं, संक्षिप्त व्याख्या, धार्मिक हस्तक्षेप, समुद्र पार यात्रा का आदेश और भत्ते बंद करना मुख्य असंतोष के कारण थे। ब्रिटिश अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं था। 62 नंबर 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा था? 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा था? लखनऊ में, तो इसका सही ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर ए, बेगम ऑफ अवध, हजरत महल बेगम ऑफ जिसको हजरत महल बेगम ऑफ अवध, जिसको हजरत महल के नाम से जाना जाता है, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। अगला इसका व्याख्या है, लखनऊ अवध जो आज के वर्तमान में लखनऊ है, वहाँ 30 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी, जिसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने कहा था। बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से भी जाना जाता है। अगला नंबर 63 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? निम्न में से किसने 1857 की क्रांति में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। नाना साहेब ने कानपुर से लिया था, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लिया, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद से लिया था, जबकि बेगम जिन्नत महल दिल्ली से ली थी। जिन्नत महल जो थी दिल्ली से ली थी। मौलवी अहमदुल्ला जो फैजाबाद से 1857 क्रांति के नेतृत्व कर रहा था, इनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50 लाख का इनाम रखा था। व्याख्या देखते हैं, उपयुक्त सभी नेताओं ने 1857 की क्रांति के विद्रोह में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई थी, अतः एक से अधिक विकल्प सही होने के कारण ऑप्शन ई है। चलिए ठीक है, अगला नंबर देखते हैं, 64 नंबर है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद के निजाम ने नहीं किया था बगावत। बाकी विजयनगर का राजा किया था, तमिलनाडु के पोलीगार किया था, त्रावणकोर के दीवान बेली थम्पी किया था, सब किया था, जबकि हैदराबाद के निजाम नहीं किया था। संक्षिप्त विवरण है कि संक्षिप्त व्याख्या, हैदराबाद के निजाम ने कभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह नहीं किया था। 1857 में भी अंग्रेजों का साथ दिया था। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर
दुश्मन था। अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। इनके ऊपर 50 लाख का इनाम रखा गया था पकड़ने के लिए। देखिए इसमें दिया गया है व्याख्या, संक्षिप्त व्याख्या। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया था। अंग्रेजों के खिलाफ जो है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में जो है जिहाद खिलाफत का जिहाद का आह्वान किया था। अंग्रेज उन्हें अदम आहास वाला दुश्मन मानते थे। उन पर 50,000 का इनाम रखा था। उन्हें पकड़ने के लिए उन पर 50,000 का इनाम रखा था। अगला नंबर क्वेश्चन है 66 नंबर। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गालिब। गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। संक्षिप्त विवरण। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने दिल्ली में 1857 के विद्रोह के भयावह दृश्य को अपनी आंखों से देखा था। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है 1857 से जुड़े हुए थे। नाना साहब और तात्या टोपे दोनों सहयोगी थे कानपुर से। व्याख्या दिया गया, तात्या टोपे जिनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग 1857 की क्रांति के महान सेनापति थे, जिन्होंने कानपुर और ग्वालियर से नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सही ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। संक्षिप्त व्याख्या। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को ग्वालियर में अंग्रेजों हीरोज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त की थी। ग्वालियर में उनकी समाधि स्थल भी है। 69 नंबर है, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 2 और 4 जो है भाग नहीं लेता। 2 और 4 साहूकार और जमींदार लोगों ने भाग नहीं लिया, जबकि खेतिहर मजदूर और कृषक ने भाग लिया था। ऑप्शन संक्षिप्त व्याख्या, साहूकार और महाजन और बड़े देसी जमींदार 1857 के विद्रोह से अलग रहे तथा कई जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता भी की थी। 70 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 के विद्रोह जो है मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, पहला ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। दूसरा है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। यही ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, सी बी है। संक्षिप्त व्याख्या है, केंद्रीय नेतृत्व, स्पष्ट विचारधारा और एकीकृत योजना का न होना 1857 की क्रांति के विद्रोह की विफल होने का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय शासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद दरबार में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसके तहत कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन का शासन लागू हुआ। 1857 की क्रांति के बाद जो है महारानी विक्टोरिया ने जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सारा शासन अपने हाथों में ले लिया और ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने यहाँ पे पूर्ण रूप से अपना शासन यहाँ करना स्टार्ट कर दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किस प्रांत से किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से। गोरखा, सिख एवं पंजाब उत्तर प्रांत से किया था। ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या है, क्रांति के बाद अवध बिहार के सैनिकों पर अविश्वास जताते हुए लड़ाकू जातियाँ जैसे गोरखा, सिख और पंजाबियों को प्राथमिकता दी थी। अगला 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने दिया था। इसका जो व्याख्या दिया गया, संक्षिप्त व्याख्या, सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया था। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र बताया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था?
1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर। यहाँ पे दिया हुआ है, वर्णन दिया गया है कि व्याख्या कि विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। पहला स्वतंत्रता संग्राम जो उन्होंने कहा था। अगला नंबर 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ने 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन के संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग। ऑप्शन नंबर बी है पील आयोग। व्याख्या है, सैन्य पुनर्गठन के लिए गठित पील आयोग की सिफारिश पर यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 बंगाल में किया गया था। बंगाल में जो है भारतीय एवं यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात जो है 1:2 किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो है स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा था। व्याख्या है कि 1857 के सरकारी इतिहास डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में यह विचार दिया था। 1857 में यानी 1857 में यह विचार व्यक्त किया था। अगला नंबर 77 नंबर क्वेश्चन, नेताओं की सूची 1 को उनके क्षेत्र की सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला वीर कुंवर सिंह जो थे जगदीशपुर पटना, 1 का 3 होगा, 1 का 3 ऑप्शन नंबर ए और सी में है, 1 का 3 हो। जबकि बेगम हजरत महल जो थी वो थी बेगम हजरत महल लखनऊ, जबकि खान बहादुर खान बरेली और मौलवी अहमदुल्ला जो थे फैजाबाद थे। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही, सी देना चाहिए, सी सही है। कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, हजरत महल जो थे लखनऊ से थी, और जबकि खान बहादुर खां बरेली से थी और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से संबंधित था। 7 नंबर भाग 7 में है अन जन आंदोलन। 78 नंबर क्वेश्चन है, नील विद्रोह इंडिगो रिवोल्ट किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, और रैयत जो थे नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी। व्याख्या है, 1859-60 का नील विद्रोह बंगाल में जबरन अमान्य या घाटे की दर पर किसानों से नील की खेती कराने के खिलाफ किसानों को रुझान आंदोलन था। अगला नंबर क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? निम्न में से कौन नील विद्रोह के नेता थे? तो सही ऑप्शन नंबर बी, दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण बिश्वास, ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या है, नदिया जिले पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में दिगंबर बिश्वास और विष्णु चरण बिश्वास के नेतृत्व में नील विद्रोह की शुरुआत हुई थी। 80 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की दमन का चित्रण किया गया की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की दमन का चित्रण किया गया था, जिसकी रचना किसने की थी? इसका दीनबंधु मित्र। सही ऑप्शन नंबर डी, दीनबंधु मित्र। व्याख्या है कि दीनबंधु मित्र ने अपनी बंगाली नाटक नील दर्पण 1860 ईस्वी में नील बागान की मालिकों के अत्याचार को उजागर किया था। अगला नंबर 81 नंबर क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विद्रोह पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सन्यासी विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सन्यासी विद्रोह। संक्षिप्त व्याख्या है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का संपादक 18वीं सदी के अंत में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। अगला नंबर क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो सही ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव बलवंत
बलवंत फड़के, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था, स्थापित किया गया था। इसका व्याख्या है, वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी में रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित कर एक सशस्त्र क्रांतिकारी दल बनाया था। 83 नंबर क्वेश्चन है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बड़ोदरा में। व्याख्या है, 1818 से 1819 ईस्वी में गुजरात के बड़ोदरा क्षेत्र में गायकवाड़ और ब्रिटिश सरकार के अत्यधिक कर वसूलने के खिलाफ बघेरा सरकारों ने विद्रोह किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 84 नंबर की पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सही ऑप्शन नंबर बी, करम शाह ने किया था। व्याख्या है, पागल पंथ उत्तर पूर्वी बंगाल शेरपुर का एक प्रसिद्ध अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसकी स्थापना करम शाह ने की थी। उनके पुत्र टीटू ने इसे जमींदारों के खिलाफ आंदोलन बनाया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन है कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह भूमि झारखंड में कोल विद्रोह हुआ था। व्याख्या है, 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में छोटा नागपुर क्षेत्र, सिंह भूमि, पलामू और मानभूमि जिलों में कोल विद्रोह हुआ था, जो कि आज वर्तमान में झारखंड में चला गया, झारखंड राज्य में हुआ था। अगला नंबर है 86 नंबर क्वेश्चन है कि वुड के 1854 के प्रेषण वुड डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक में दिया गया है कि इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी शिक्षा की सिफारिश की थी। दूसरा में है कि इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। वुड डिस्पैच ने, तो इसका सही ऑप्शन दोनों होगा, ए और दो दोनों होगा, 1 और 2 दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी। डिस्कशन है यहाँ पे, व्याख्या दिया गया है, चार्ल्स वुड के 1854 के घोषणा पत्र में, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर देसी भाषाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जोर दिया था। अगला है 87 नंबर क्वेश्चन है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट्स कब जारी किया था? मैकाले ने भारतीय शिक्षा पे अपना प्रसिद्ध मिनट्स कब जारी किया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 2 फरवरी 1835 ईस्वी को। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को। इसका वर्णन देखते हैं। संक्षिप्त व्याख्या है, मैकाले ने 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अपना प्रसिद्ध स्मरणार्थ प्रस्तुत किया था। संक्षिप्त व्याख्या है, मैकाले ने 2 फरवरी 1835 ईस्वी को अपना प्रसिद्ध स्मरणार्थ प्रस्तुत किया, जिसे गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 ईस्वी को स्वीकार कर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी घोषित किया था। 88 नंबर क्वेश्चन है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य के अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टीबी मैकाले ने कहा था। संक्षिप्त व्याख्या, टीबी मैकाले ने भारतीय एवं अरबी साहित्य की अपेक्षा करते हुए और अंग्रेजी एवं पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए अपने 1835 के संस्मरण में पत्र में यह टिप्पणी दी थी। 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो सही ऑप्शन नंबर बी, 1835 से लॉर्ड मैकाले के मिनट्स के द्वारा, लॉर्ड मैकाले मिनट्स से। व्याख्या है, 1835 के मैकाले मिनट्स के माध्यम से भारत में आधिकारिक तौर पर पाश्चात्य एवं अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना कब हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? सही ऑप्शन नंबर बी, 1916 में। संक्षिप्त व्याख्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 ईस्वी में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा BHU अधिनियम 1915 के तहत अंतर्गत की गई थी।
अगला नंबर क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया वे कौन थे? 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया वे कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी है। संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं। कर्जन ने सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में गठित विश्वविद्यालय आयोग 1902 में 2 भारतीय सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है डेविड हेयर ने किया था। डेविड हेयर ने। व्याख्या दिया गया है, यहाँ व्याख्या दिया हुआ है। संक्षिप्त व्याख्या है कि वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर, राजा राम मोहन और राजा राधाकांत देव के प्रयासों से हुई थी। वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय और राजा राधाकांत देव के प्रयासों से हुआ था। 93 नंबर क्वेश्चन है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस हेतु की गई थी? कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी। 1813 ईस्वी में विलियम सिविल सेवाओं को भारतीय भाषा में प्रशिक्षित करने हेतु 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषा में प्रशिक्षित करने हेतु किया गया था स्थापना। इसका व्याख्या दिया हुआ है। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी को ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय प्रशासनिक कार्य हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से फोर्ट विलियम कॉलेज खोला था। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय शिक्षक परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार 11 मार्च 1906 ईस्वी को। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। 15 अगस्त 1906 ईस्वी में माना गया इसे। अगला नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडल विश्वविद्यालय कब नियुक्त किया गया था? शिक्षा में सुधार हेतु सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की गठन कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1917 में। संक्षिप्त विवरण है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं और संभावनाओं को अध्ययन हेतु डॉक्टर एम.ई. सैडलर की अध्यक्षता में 1917 में सैडलर आयोग गठित किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 96 नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स के द्वारा। व्याख्या है। संक्षिप्त व्याख्या है। वर्ष 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था प्राचीन भारतीय ग्रंथों और इतिहासों का अध्ययन करना था। अगला नंबर क्वेश्चन है भाग 9 में है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। 97 नंबर क्वेश्चन है कि 1878 का वर्नाकुलर एक्ट प्रेस किसके द्वारा रद्द किया गया था? 1878 का, जिसे लॉर्ड लिप्टन ने लगाया था 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस, इसको रद्द जो किया था वो लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन ने। संक्षिप्त व्याख्या देख सकते हैं। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिप्टन द्वारा लगाए गए दमनकारी वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को लॉर्ड रिपन ने 1802 ईस्वी में निरस्त कर दिया था और भारतीय भाषाई पत्रों को स्वतंत्रता दी थी।
अगला नंबर 98 नंबर है कि वर्नाकुलर एक्ट प्रेस के बारे में कौन से कथन सही है। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस के बारे में कौन से कथन सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, देख सकते हैं पहला नंबर दिया, इसे लॉर्ड लिप्टन द्वारा अधिनियमित किया गया था। हाँ सही है, लॉर्ड लिप्टन ने वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को अधिनियमित किया था। इसे गैगिंग अधिनियम यानी गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। तीसरा है इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये सही है, तीनों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3। देखिए यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही है। संक्षिप्त व्याख्या, लॉर्ड लिप्टन का 1878 का यह अधिनियम देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाता था, जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा गया और 1882 में रिपन ने इसे समाप्त कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को समाप्त किया था। अगला नंबर क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रवर्तक था। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीडर। ऑप्शन नंबर बी जो है लीडर है, ये सही है। व्याख्या देखते हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित समाचार पत्र द लीडर उदारवादी दल की नीतियों और विचारों का मुख्य प्रचारक था। अगला नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। निम्न में से कौन सा एक समाचार पत्र जो था और राष्ट्रवादी नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था समाचार पत्र था वो राष्ट्रवादी नहीं था, बल्कि द हिंदू बंगाली और दी महरता ये भी था, एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर डी है सही ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थन करता था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, जबकि द हिंदू बंगाली और मराठा राष्ट्रवादी विचारों के समर्थक थे। 101 नंबर क्वेश्चन है, 101 नंबर है कि मुद्रण यंत्र प्रिंटिंग प्रेस को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाया था। मुद्रण यंत्र प्रिंटिंग प्रेस को भारत में 16वीं सदी में किसने लाया था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली मिशनरी ने लाया था। इसका व्याख्या देखते हैं, व्याख्या है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगाली जेसुइट मिशनरियों द्वारा की गई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 ईस्वी में गोवा में पुर्तगाली जेसुइट मिशनरियों द्वारा की गई थी। अगला नंबर क्वेश्चन है, 102 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशनल का प्रकाशन कब हुआ था, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 1931। ऑप्शन नंबर बी 1931 इसका सही है। संक्षिप्त व्याख्या देखते हैं, द इंडियन नेशनल पटना से प्रकाशित होने वाले एक राष्ट्रवादी सैनिक समाचार पत्र था, जिसकी शुरुआत वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह के प्रयासों से हुई थी। द इंडियन नेशनल पटना से प्रकाशित होने वाला एक राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था, जिसकी शुरुआत 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह के प्रयासों से हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है, 103 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास ने। इसका व्याख्या देखते हैं, संक्षिप्त व्याख्या है, उत्तरी अमेरिका में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन शुरू किया था। उत्तरी अमेरिका में वैंकूवर या सिएटल में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तारकनाथ ने फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका का संपादन व प्रकाशन शुरू किया था। अगला नंबर 104 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से समाचार पत्र और उनके संपादकों का सही संयोजन कीजिए। तो पहला यहाँ पे पहला जो दिया गया है जी सुब्रमण्यम अय्यर है। सुब्रमण्यम अय्यर, यहाँ पे सारा का आंसर दिया गया है, नीचे उत्तर में है। द हिंदू के जो थे संबंधी थे जी सुब्रमण्यम जो थे उससे संपादक थे। द हिंदू के जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। केसरी के बाल गंगाधर तिलक थे। केसरी और मराठा के
जबकि बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली समाचार पत्र के संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा हिंदुस्तानी के संपादक थे गंगा प्रसाद वर्मा। जबकि सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक के संपादक गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला नंबर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से, भाग 10 में है, भाग 10 है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार से संबंधित है। 105 नंबर क्वेश्चन है फराजी कौन थे? फराजी जो थे कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हाजी शरीयतुल्लाह ने अनुयायी थे। हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी जो थे उन्हीं को कहा जाता था फराजी। यहाँ व्याख्या इसका देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है संक्षिप्त में, फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरायतुल्लाह द्वारा चलाए गए धार्मिक सामाजिक सुधार संप्रदाय के अनुयायी थे। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए धार्मिक सामाजिक सुधार संप्रदाय के अनुयायी थे। अगला नंबर है 106 नंबर क्वेश्चन है कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। व्याख्या है पूर्वी बंगाल में 1818 ईस्वी में हाजी शरीयतुल्लाह ने फराजी आंदोलन का आरंभ किया था। 107 नंबर क्वेश्चन है भारतीय पुनः जागरण आंदोलन के पिता फादर ऑफ इंडियन रीनाइंसेंस कौन थे? भारतीय पुनः जागरण का पिता भारत में किनको कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। संक्षिप्त व्याख्या है आधुनिक भारत का निर्माता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर एवं पुनः जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आधुनिक समाज का निर्माता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर एवं पुनः जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा 1815 के संस्थापक थे? निम्नलिखित में से आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे 1815 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजा राम मोहन राय। व्याख्या है हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद का प्रचार करने हेतु राजा राम मोहन राय ने 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा का गठन किया था। 1815 ईस्वी में कोलकाता में जो है आत्मीय सभा का गठन किया था। अगला नंबर 109 नंबर क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी 1828 ईस्वी में। व्याख्या देखते हैं। संक्षिप्त व्याख्या है 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज कहलाया। अगला 110 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए आत्माराम पांडुरंग। व्याख्या दिया गया है 1867 ईस्वी में बम्बई में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना 1868 ईस्वी में किया था। एम.जी. राणा डे इससे जुड़े थे, बाद में इसे एम.जी. राणा डे भी जुड़े थे। 111 नंबर क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। व्याख्या है स्वामी विवेकानंद ने 1863 से 1902 ईस्वी तक उन्होंने 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में अपनी रचनाओं द्वारा नव हिंदुस्तान और भारतीय आध्यात्मिकता को विश्व में प्रतिष्ठित किया था। अगला नंबर 112 नंबर क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सही ऑप्शन नंबर डी 1897 में। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। व्याख्या दिया गया है 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रयास और समाज सेवा हेतु बेलूर मठ कोलकाता में रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है
113 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले और आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? वेदों की ओर लौटो और आर्य समाज के संस्थापक करने वाले कौन थे? इसका सही ऑप्शन होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या दिया गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम मूल शंकर था, ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर क्वेश्चन है कि किसने 1875 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? 1873 ईस्वी में किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? सही ऑप्शन बी होगा ज्योतिबा फूले। दिया गया संक्षिप्त विवरण दिया गया कि ज्योतिबा फूले ने गैर ब्राह्मण आंदोलन और निम्न जातियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया था और गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। ज्योतिबा फूले ने गैर ब्राह्मण आंदोलन और निम्न जाति के अधिकारों के संरक्षण हेतु 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था और उन्होंने एक गुलामगिरी नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला नंबर क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो सही ऑप्शन नंबर ए, मैडम एच.बी. ब्लास्की ने किया था। व्याख्या है 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम एच.बी. ब्लॉटस्की ने और कर्नल एम.एस. अलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। 1882 में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अडियार मद्रास में, मद्रास का एक अडियार जिला में इसका मुख्यालय बनाया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। व्याख्या दिया गया है, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार और दार्शनिक सिद्धांत उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में संकलित है। अगला नंबर है 117 है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की थी? पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 ईस्वी में महागोविंद रानाडे ने किया था एवं H.S. साठे जोशी ने। अगला इसका व्याख्या दिया गया हुआ कि 1870 ईस्वी में गणेश वासुदेव जोशी एवं S.H. साठे और H.M.G. रानाडे के प्रयासों से पूना सार्वजनिक सभा का गठन 1870 ईस्वी में किया गया था। अगला है 118 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, जिसे भारतीय सेवक समाज की स्थापना जो किसके द्वारा की गया था? जिसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। व्याख्या दिया गया है, वर्ष 1905 ईस्वी में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था देश सेवा के लिए समर्पित प्रचारक तैयार करना था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर भाग 11 है, जिसमें कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है। 119 नंबर है, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किसने की थी? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका सही ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या देखते हैं, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब त्रिगुट ने मिलकर की थी, इसलिए एक से अधिक इसका विकल्प जो है सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है 120 नंबर क्वेश्चन कि भारत संघ के संस्थापक 1876 में कौन थे? भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक 1876 में कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस मिलकर जो है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कोलकाता में 1876 ईस्वी में किया था। व्याख्या देखते हैं, संक्षिप्त व्याख्या है, 26 जुलाई 1876 ईस्वी को कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि कांग्रेस पूर्व सबसे महत्वपूर्ण अखिल भारतीय संगठन था। अगला नंबर क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1884 सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सही होगा 1884 ईस्वी में
सही 1884 ईस्वी में। इसमें ऑप्शन नंबर किसी में नहीं दिया हुआ है। संक्षिप्त व्याख्या। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने की थी। दिए गए विकल्प में 1884 न होने के कारण प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। इसमें कोई भी विकल्प में नहीं है। देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था। सही ऑप्शन नंबर सी 72 लोगों ने। व्याख्या है 28 से 30 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंगाल के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला नंबर क्वेश्चन है 123 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी एओ ह्यूम एलन ऑक्टोबियम होम। इसका व्याख्या देखते हैं। दिया हुआ ऑप्शन है बी। सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एओ ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया और इसके प्रथम महासचिव रहे थे। अगला नंबर क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है 124 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में कहाँ संपन्न हुआ तथा इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसकी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई में हुआ था। उमेश चंद्र बनर्जी ने इसके अध्यक्ष थे। इसका व्याख्या दिया गया है। संक्षिप्त व्याख्या। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में हैजा फैलने के कारण बम्बई में स्थानांतरित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो WC बनर्जी ने किया था। पूरा का पूरा जो है 124 क्वेश्चन जो ख़त्म 124 क्वेश्चन का डिस्कशन करा चुके हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है study.540 1। थैंक यू सो मच इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।